आदर्श शिक्षा समिति की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 9 सजीव विशेषता एवं आवास। जैसा कि हमने पिछले 3 भागों में पढ़ा, सजीवों की प्रमुख विशेषता क्या है, आवास के आधार पर सजीवों के आवास के आधार पर उनकी विशेषता है तथा आवासों के प्रमुख प्रकार। आवासों के प्रमुख प्रकार में हमने स्थलीय आवास और जलीय आवास के बारे में पढ़ा था तथा स्थलीय आवास में मुख्य रूप से मरुस्थलीय आवास और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से घास के मैदान के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कुछ जलीय आवास। समुद्र, सबसे पहले जलीय आवास में समुद्री आवास होता है। समुद्र में रहने वाले जीव मुख्य रूप से मछली के लिए अनुकूल हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिससे वह जल में सुगमता से यानी सरलता से चल सकते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराइयों में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपना शरीर धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए उनके गिल होते हैं यानी कलम, जिससे श्वसन क्रिया करते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये शरीर पर स्थित नासाद्वार द्वारा अथवा जिसको वात छिद्र कहते हैं, श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए नहीं रह सकते, अतः वे समय समय पर समुद्र की सतह पर या जल से बाहर आकर श्वसन क्रिया करते हैं। या समुद्र से कई बार आप देखते हैं छलांग लगाते हैं। वह छलांग लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है श्वसन क्रिया करना। आपने कभी दूरदर्शन या टीवी चैनल पर देखा होगा, समुद्री जीव चलचित्र में डॉल्फिन एक रोचक क्रिया करते हुए देखते हैं। वही मैंने अभी आपको बताया। तालाब और झील दूसरे आवासीय क्षेत्र होते हैं समुद्री में। तालाब और झील, तालाब और झील नदियों एवं नालों में बहुत पौधे उगे हुए देखे हैं। यदि संभव हो तो अपन समय प्रति तालाब के आसपास भ्रमण करके देख सकते हैं। वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पादप का अपन अध्ययन करते हैं, ध्यान से देखते हैं तो पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार की रहती हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की स्थिर मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पुष्पों के अवशोषण में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जब पत्तियां एवं फल फूल की सतह पर पलवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूब जाते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते रहते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबीन के जैसी होती है। यह बहते हुए जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों की पत्तियों में अधिक विभाजित होती है, जिससे इनके बीच में से जल निगल जाता है। पत्ती को कोई सती नहीं होती। कुछ जलीय जीव जैसे मेंढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। इसके
पक्षपाद यानी पिछले पैर लंबे तथा मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार करने में सहायता करते हैं। इनके पिछले पाद जाल युक्त पाद अंगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। इन्हें केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। हमने अध्याय 7 में कुछ क्रियाकलाप सुझाए थे, उनके अंतर्गत पत्तियों की एल्बम तैयार रखते हैं या कर सकते हैं अपन, और पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में आप अध्ययन कर चुके होंगे या आप अभी कर लेंगे, नहीं किया होगा तो। कल्पना कीजिए यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एल्बम तैयार करें तो कितनी विविधता हो सकती है। हमारे आसपास के जीव, हमने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों की एक यात्रा या अनेक प्रकार के पौधों के चर्चा की है। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न प्रकार में जंतुओं पौधों की सूची बनाई। हम यह जानना चाहे कि हमारी सूची में कौन कौन से उदाहरण हैं। वन में पाई जाने वाली जंतुओं की विषय वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, बड़े बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियाँ, मृत जंतु, छत्रक एवं काई। वन में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं के कुछ उदाहरण हैं, इनमें से कुछ सजीव भी है। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं के विषय में हम सोचते हैं, उन्हें सजीव एवं निर्जीव में बांट सकते हैं। कुछ प्रकरण हमारे लिए आसान रहते हैं। उदाहरण के लिए हाँ, अपने घर का सामान, कुर्सी, मेज जैसे वस्तुओं के बारे में लिखा जाए। एडवर्ड लियर द्वारा रचित एक कंप्लीट नॉनसेंस का यह संध है, जिसमें लिखा हुआ है, मेज ने कुर्सी से कहा तुम्हें पता नहीं है मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। यदि हम थोड़ा बोल पाते, प्रार्थना करो हम वायु ले सके। मेज ने कुर्सी से कहा अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे। हम 2 पैरों पर भी क्यों नहीं चल सकते। अर्थात ऐसा बताया है, दोनों निर्जीव हैं, दोनों पहले किसी समय सजीव थे, लेकिन अब उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इससे मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः यह चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा सिक्का सजीव नहीं है। इस प्रकार हम जानते हैं कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, जंतु जैसे सभी सजीव हैं। कोई भी जंतु सजीव है। कभी कभी यह निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता। हम कह सकते हैं कि पौधे सजीव है, परंतु कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकती। दूसरी ओर एक कार या बस चल सकती हैं, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे और जंतु समय के साथ साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कि आकाश में बादल अपना आकार में वृद्धि करते रहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि बादल सजीव नहीं है। आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव से अलग रखते हैं? हम स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं। आप में से कौन कौन से विशेष लक्षण हैं जिसके कारण अपन अपने आप को निर्जीव से अलग रख सकते हैं? अपनी अपन कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? पहली सजीवों की विशेषता है उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। अध्याय 1-2 में हमने अध्ययन किया
भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि जंतुओं के लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं और वह हमें प्राप्त होता है। जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं। भोजन सजीवों में वृद्धि के लिए आवश्यक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों को उनके अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए। दूसरा है जीवों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण गुण है। सभी सजीव हैं वो समय के साथ साथ अपनी वृद्धि के, जैसे अपन अपने कपड़े सिलाते हैं, समय के साथ वो अपने छोटे पड़ जाते हैं, आप लंबे हो जाते हैं। पैरों के जूते हैं आप लाते हैं पहनने के लिए, समय के साथ साथ वो आपके पैरों में नहीं आते हैं क्योंकि आपका पैर बड़ा हो जाता है। अर्थात जंतुओं के बच्चों में वृद्धि कर वे वयस्क होते हैं। जैसे कुत्ते के पिल्ले अंडे से स्फुटित होकर के बच्चा यानी मुर्गी का चूजा निकलना, ये सब महत्वपूर्ण क्रिया है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकलती है, उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। एक बार में श्वास बाहर लेना और अंदर लेना श्वसन क्रिया। श्वसन के अंदर ली गई वायु ऑक्सीजन कुछ मात्रा में उपयोग की जाती हैं। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के द्वारा बाहर आती है। यह क्रिया सभी गाय भैंस कुत्ते जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। इनमें से जंतुओं का विश्राम की अवस्था में अपन ध्यान से प्रक्षेपण करते हैं तो उनकी गति में अंतर आता है। जब हम कोई कार्य करते हैं तेज भागते हुए आते हैं तो तुम श्वसन गति होती है वो तेज़ी से होती है, और सामान्य अपन बैठे रहते हैं आराम करते हैं तो मंद गति से श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन क्रिया द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जीवों में गैस का आदान प्रदान का तरीका अलग हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए केंचुआ अपने त्वचा द्वारा श्वास लेता है। मछली गील के द्वारा श्वसन क्रिया करती हैं जिनकी सहायता से वे जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया द्वारा दिन रात दोनों ही में निरंतर अंतर चलता रहता है। भोजन बनाने की क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उपयोग जंतुओं के श्वसन में होता है और जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उनके भोजन में होता है। सभी जीवों के लिए उद्दीपन क्रिया। धन्यवाद। आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में 3 लक्षण पढ़े, अपन कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। बता देता हूँ अभी मैं।